नमस्कार दर्शकों। कार्यक्रम जनवाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जनवाणी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम उन मुद्दों और उन विषयों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं जिनका सीधा सरोकार रहता है हमसे, आपसे और हम सभी से। आज के कार्यक्रम में हम एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं जिसमें हम बातचीत करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्कीम्स के बारे में। आधारभूत संरचनाओं से संबंधित योजनाएं क्या होती हैं, सरकारें और आम जनमानस किस तरह से इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्कीम्स काम कर रही है और इसमें नाबार्ड का क्या योगदान रह सकता है, इस विषय पर हम आज बातचीत करने वाले हैं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में सादर आमंत्रित है उप महाप्रबंधक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक डॉक्टर B.R. प्रेमी। डॉक्टर प्रेमी, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आधारभूत संरचनाओं से संबंधित योजनाओं के विषय में हम आपसे जानकारी लेंगे और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। 1982 से लेकर लगभग पिछले 26 सालों से जो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक विभिन्न योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं को सरकार के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो सर्वप्रथम आप हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्कीम्स का क्या महत्व है और आम आदमी तक की योजनाएं कैसे पहुंचती हैं। सबसे पहले मैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जैसे 1982 में भारत सरकार ने ये रिजर्व बैंक के सौजन्य से ये बैंक बनाया है, तब से लेकर के हम विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। आधारभूत संरचना के मामले में नाबार्ड की बहुत से फंड्स हैं। जी। सबसे जो पहला हमारा जो फंड है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो रूरल एरियाज़ में जैसे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जो आधारभूत संरचना है, जैसे सड़कें हैं या कोई कृषि संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है या सोशल सेक्टर से जैसे कि कोई स्कूल बिल्डिंग है, इस तरह की जो बहुत सारे जो ज़रूरतें होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके लिए ये फंड तैयार किया गया है। इसके अलावा हमारा एक वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जिसमें कि कृषि से संबंधित जो गोदाम वगैरह है या कोल्ड स्टोरेज, जैसे हमारे यहाँ हिमाचल में फल है तो उनको भंडारण करने के लिए कोल्ड स्टोरेज के लिए अगर सरकार को कुछ सहायता की ज़रूरत है तो उसके लिए हमारे पास एक फ़ंड है। इसके अलावा हमारे जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोशन फंड है जिसमें जो इनोवेटिव जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मतलब उनको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस तरह के प्रोजेक्ट आएँ, उसके लिए भी हमारे पास एक फ़ंड है। इसके अलावा हमारे पास एक फूड प्रोसेसिंग फंड है जिसमें हम लोग फूड पार्क का, आपने सुना होगा कि फूड पार्क एक बड़ी बड़ी योजनाएं होती है जिसमें 30-32 जो छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग संबंधित जो योजनाएं जो है या प्रोजेक्ट्स है वो आ जाते हैं और जिससे लोग किसानों को बहुत मतलब उनकी जो उपज है उसको बेचने के लिए सुविधा होती है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के फंड्स नाबार्ड ने तैयार किए हैं ताकि इसके अलावा नाबार्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंड है जो हमारा अपना, जिससे हम लोग जो है सरकार को, जो राज्य सरकार है उनको, और उसको नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बोलते हैं, नीडा करके। तो इस तरह से बहुत सारे फंड्स हमने तैयार किए हैं ताकि जो कृषि क्षेत्र में और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो आधारभूत संरचना है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और उससे लोगों को फ़ायदा मिले। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बढ़िया बात। हम जानते हैं कि नाबार्ड का जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और राज्य सरकारों के साथ मिलकर नाबार्ड जो है काम करता है। जब हम गांव की तरफ देखते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में कभी जाते हैं तो अक्सर सड़कों के किनारे या कोई पीने के पानी की योजना, उसके साथ में हम अक्सर साइन बोर्ड या होर्डिंग्स लगी देखते हैं कि ये जो योजना है ये नाबार्ड के द्वारा, इसका जो वित्त पोषण है वो नाबार्ड के द्वारा किया गया है। तो ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं, चाहे आप सड़कों के निर्माण की बात करें, चाहे पीने के पानी की योजनाओं की बात करें, जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के तत्वाधान से जो है आजकल गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के संबंधित चल रही है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने देखा है कि मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें काफ़ी नाबार्ड के बोर्ड आपने जैसे देखे हैं। तो जैसे रोड के लिए हमारे पास जो रूरल कनेक्टिविटी के लिए मैंने आपको बताया कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है जो भारत सरकार के तत्वाधान से नाबार्ड में ये फंड शुरू किया गया।
ये एक्चुअली 1995-96 में जी। ये फंड शुरू हुआ। मैं इसकी थोड़ी सी पीछे अगर मैं जाऊं, अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि ये 1991 में जब जी। सरकार ने एक लिबरलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट किया, क्योंकि उसके पहले हमारा जो पूरा जो इकोनॉमी था पूरा कंट्रोल था, तो 1991 में भारत सरकार ने एक लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाई, जिसके तहत जो इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर था या सर्विस सेक्टर था, उसमें काफ़ी प्रगति हुई और काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन एग्रीकल्चर काफ़ी पीछे रह गया, तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी। तो एक तरफ तो ये हो रहा था कि मतलब बहुत सारे बड़े बड़े इरिगेशन से संबंधित प्रोजेक्ट जिससे कृषि को बल मिलता है, वो बहुत सी सरकारों के मतलब वो लंबित थे, वो उनको मतलब बहुत सी रिसोर्सेज की कमी थी, मतलब उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे कि उसको कंप्लीट करें। और दूसरी तरफ जो रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, उन्होंने पाया कि जो कृषि क्षेत्र से संबंधित जो ऋण है उसमें भी कोई ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली, वो गति उसमें बहुत कम थी। तो जबकि भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ने कृषि क्षेत्र के लिए ऋण जो है ये फिक्स की थी, लिमिट की फिक्स की थी कि जितने भी बैंक अगर मान लीजिए 100 करोड़ देता है तो उसमें 18% जो है 18 करोड़ जो है कृषि क्षेत्र में जाना चाहिए। ये तो बात सही है डॉक्टर साहब। आपने कहा कि जब 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ तो जो वित्त की धन की वो कमी हुई, तो ऐसे में जो ये ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि है वो कैसे काम करती है और उसका जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको क्या लाभ, कैसे इसका लाभ पहुंचता है? तो वही मैं कह रहा था कि जो भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ने ये निर्णय लिया कि जो बैंक्स को जो जैसे उनको 18% जो है कृषि क्षेत्र में जो लोन देने थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिए, तो वो नहीं दे पा रहे थे। उसका भी ये कारण था कि उसके लिए उनको जो डिमांड है क्रेडिट की, जो फार्मर्स जो मतलब क्योंकि जैसे कृषि में अगर सिंचाई रहेगी तो सिंचाई रहेगी तो ज़्यादा कृषि लोग करेंगे तो उनकी ज़रूरतें भी ज़्यादा होगी, तो लोन भी मांगेंगे। तो लेकिन वो क्या हो गया कि उस जब जो बहुत सारी जो योजनाएं लंबित पड़ी थी, तो इसलिए कृषि में बहुत ज़्यादा ग्रोथ जैसे आनी चाहिए थी, जैसे भारत सरकार ने सोचा था कि आएगी, वो नहीं आई। तो इसलिए फिर जो है वो बैंकों से ऋण भी कम जा रहा था। तो इसको एक स्पीड देने के लिए जो भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने ये निर्णय लिया कि जो भी 18% से अगर बैंक कम ऋण दे रहे हैं, जो गैप है वो गैप जो है नाबार्ड के पास एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के रूप में रखा जाए। और वो नाबार्ड जो है इसको, क्योंकि कृषि जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो नाबार्ड उस पैसे को जो है कम रेट पे, बहुत कम रेट पे, जितना भी मतलब हम जो है स्टेट गवर्नमेंट को, जितनी भी सरकारें हैं सभी स्टेट गवर्नमेंट को हम उसको काफ़ी कम रेट पे जो है, जैसे आज की अगर बात करूं तो ये 2.75 मतलब 2.75 पे ये ऋण जो है हम जो हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार है या इस तरह की जो दूसरी सरकारें हैं उनको हम ये ऋण दे रहे हैं। आपने कहा डॉक्टर साहब 2.75% वार्षिक ब्याज दर पर जो है। हाँ जी। ये साधारण ब्याज दर रहता है या ये चक्रवृद्धि ब्याज रहता है? हाँ जी, ये साधारण ब्याज रहता है और इसका सिस्टम ऐसा रहता है कि सरकारों ने बहुत लंबे समय के बाद 3 साल तक हम उसको इनका प्रिंसिपल इनसे नहीं लेते हैं जी, और सिर्फ क्वार्टरली जो है हम इनसे जो भी इंटरेस्ट लगता है क्वार्टरली हम उसको ले लेते हैं जी। और जो बाकी जो प्रिंसिपल है वो 3 साल के बाद शुरू होता है और लंबी अवधि के लिए चलता है, और वो तो मतलब उसमें कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। जी डॉक्टर प्रेमी, आपने कहा कि अगर जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो जो ग्रामीण अधोसंरचना के लिए जो उनका ऋण 18% जाना चाहिए वो नहीं जाता है, और वो नाबार्ड के माध्यम से एक जो है RIDF फंड बनाया गया। हाँ जी। वो फंड राज्य सरकारों के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए कैसे पहुंचेगा? ये एक्चुअली जैसा मैंने बताया कि जो 18% ही नहीं है, एक्चुअली प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का एक कंसेप्ट है जी। मैं और थोड़ा इसको बताना चाहूँगा, क्योंकि जब पहला साल था तो उस साल में नाबार्ड के लिए जो भारत सरकार ने ये कहा कि आप जो इरिगेशन से संबंधित प्रोजेक्ट्स है उनको आप
जो है कंप्लीट करवाइए। जो जो फंड है उस फंड से आप स्टेट गवर्नमेंट को लोन दीजिए और जिससे स्टेट गवर्नमेंट वो प्रोजेक्ट इरिगेशन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनको कंप्लीट करे। वो उसका पहला स्टेप था। जी। अब जैसे आप 25 साल हो गए, 26वां चल रहा है, तो जब जैसे दूसरा साल हुआ तो दूसरे साल में फिर ये 18% नहीं रहा, ये 40% जो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का जो रिजर्व बैंक का जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक का जो एक क्राइटेरिया है बैंक के लिए कि जितना भी वो लैंडिंग करेंगे उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर में जाना चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर में कृषि है, कृषि के अलावा एमएसएमई जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं या जो स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स हैं उनके लिए, तो ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया उसमें है। तो 40% तो तक वो जाना चाहिए। तो अगर उसमें भी शॉर्टफॉल आए तो वो भी उसमें से भी जो है जो शॉर्टफॉल है वो नाबार्ड में रखा जाता है। तो ये बहुत बड़ा फंड है इस तरह से। तो इस फंड से जो है हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को लोन देते हैं और उसकी प्रक्रिया जो है एक्चुअली ये प्रोजेक्ट बेस्ड लैंडिंग है जी। प्रोजेक्ट बेस का मतलब है कि उन्होंने एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। भी जैसे किसी गांव में अगर कोई रोड का प्रोजेक्ट या सड़क कोई बनानी है या कोई इरिगेशन का प्रोजेक्ट है या पानी पीने का जो पानी होता है उसका कोई प्रोजेक्ट है, तो वो जो है सरकार एक डीपीआर बनाएगी और नाबार्ड को देगी और नाबार्ड उसको फिर अपनी जांच के बाद उसके ऊपर जो भी हमारे कुछ पैरामीटर्स तय गए हैं, पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से हम जो विभिन्न सरकारें उनको देते हैं। और हिमाचल में क्योंकि यहाँ पे ये हिली स्टेट है तो यहाँ पे जो है हम मतलब जो जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उसका 90% और 95%, मतलब अगर कनेक्टिविटी जैसे रोड का प्रोजेक्ट है या इरिगेशन का प्रोजेक्ट है तो 90% तक हम उसमें देते हैं जी। और जो सोशल सेक्टर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है उनमें हम 95% तक उनको इसमें असिस्टेंट देते हैं। जी। डॉक्टर प्रेमी, आपने बात की प्रायोरिटी लैंडिंग की कि वरीयता के आधार पर जो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है राज्य सरकारों को ऋण मुहैया करवाता है। ये तो बात रही सरकार तक और विभागों तक। आम आदमी अगर नाबार्ड के माध्यम से फ़ायदा लेना चाहे, उनकी योजनाओं का लाभ लेना चाहे, तो वो नाबार्ड तक नहीं पहुंच सकता। वो अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि एमएलए प्रायोरिटी फंड होता है या अन्य जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से आम आदमी अपनी आवाज़ को पहुंचाता है कि ये योजनाएं ग्रामीण स्तर पर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो ऐसे में आम जन की समस्याओं को, उनकी योजनाओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार जो है नाबार्ड उनके लिए ऋण उपलब्ध करवाता है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जो जानना चाहेंगे कि RIDF का फ़ायदा नाबार्ड से हमें कैसे मिले। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिस्टम इसके बने हुए हैं। हमारे यहाँ जो है हिमाचल प्रदेश में MLA प्रायोरिटी, जैसे आपने भी कहा MLA प्रायोरिटी एक सिस्टम है। तो उसमें जैसे जो भी क्षेत्र है, जो MLA का अपना क्षेत्र है, वो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट लोगों की प्रतिनिधियों से मिलके उनको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे इसकी सड़क की ज़रूरत है या यहाँ पे इरिगेशन की ज़रूरत है। तो वो एक अपने क्षेत्र की प्रायोरिटी तय करते हैं और अपनी सरकार को, अपने जो हमारे जो डिपार्टमेंट के थ्रू, जैसे अगर रोड से संबंधित प्रोजेक्ट है तो वो जो है PWD के थ्रू, या मान लीजिए पीने के पानी का प्रोजेक्ट है तो जो जल शक्ति विभाग है उसके थ्रू जो है इसको सरकार के पास भेजता है। और सरकार में नाबार्ड ने एक नोडल डिपार्टमेंट मतलब वो बनाया होता है। जैसे कई राज्यों में फाइनेंस डिपार्टमेंट उसका नोडल डिपार्टमेंट होता है, हमारे यहाँ नोडल डिपार्टमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट है। तो ये जो DPR है ये प्लानिंग डिपार्टमेंट में MLAs के थ्रू चली जाती है और उसके हिसाब से फिर वो सारी जो हर जिले से जो भी प्रोजेक्ट आते हैं, हर कंस्टिट्यूंसी से जो भी प्रोजेक्ट आते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को फिर वो प्रायोरिटाइज करके नाबार्ड के पास देते हैं और नाबार्ड उसको जो है आगे अपने हिसाब से फिर उसकी स्क्रूटनी करके उसको सैंक्शन करता है। तो एक्चुअली बेसिकली जो भी जनप्रतिनिधि है या जो भी लोग इस तरह का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो मेरा उनसे यही मतलब सुझाव रहेगा उनको कि वो अपने जो लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके थ्रू वो अपनी आवाज़ जो है अपने MLAs तक, अपने जो उनके जनप्रतिनिधि है उनके तक पहुंचाएं और उसको जो है इस प्रोजेक्ट को हमारी तरफ नाबार्ड की तरफ भेजें। और हम तो हमारे यहाँ तो जो भी प्रायोरिटी में जैसे आता है हम उसको सैंक्शन करते हैं। हाँ जी। डॉक्टर प्रेमी, आपने कहा कि जो ये ग्रामीण अधोसंरचना निधि है RIDF जिसकी आपने बात करी,
इसका अधिकतर जो शेयर है वो ग्रामीण विकास के लिए खर्च होता है, जिसमें आपने बात की सड़कों के निर्माण के लिए, पुलों के निर्माण के लिए, पीने के पानी की योजनाओं के लिए। इसके अलावा अगर हम सामाजिक विकास की बात करें तो सोशल सेक्टर में RIDF के माध्यम से कैसे विकास संभव है और इसका गांव के अधोसंरचना विकास में जो है इसका कैसे लाभ हो सकता है? यहाँ जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, इनका मेन जो मतलब इनका फोकस है वो रूरल कनेक्टिविटी है, क्योंकि बहुत दूर दराज के क्षेत्र है और लोगों को तो घंटों घंटों पैदल चलना पड़ता है। तो हमारा यहाँ का जो मेन फोकस है सरकार का वो रूरल कनेक्टिविटी है, जैसे रोड हो गए, ब्रिजेज हो गए। लेकिन हमारे, मैंने जैसे आपको बताया कि 3 सेक्टर के में जो है तकरीबन 37 मतलब 37 गतिविधियाँ हैं, जिसमें अलग अलग गतिविधियाँ हैं। सोशल सेक्टर की अलग हैं, कृषि क्षेत्र की अलग है, जिसमें जैसे अगर कृषि क्षेत्र की मैं बात करूं तो जैसे कोल्ड स्टोरेज है, भंडारण, शीत भंडारण, या आपका वेयर हाउस है, या कोई प्रोसेसिंग यूनिट आपने लगाना है, तो इस तरह की जो चीज़ें लगानी है तो उसके लिए ये निधि अवेलेबल है। उसके अलावा जैसे अगर सोशल सेक्टर की बात करें तो स्कूलों में हमने पैसा दिया है, और हमने जो है जैसे आप अगर ड्रिंकिंग वाटर का, जैसे वो भी सोशल सेक्टर में आता है, तो उसमें भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उसमें भी चल रहे हैं। इसके अलावा जो है हमने पिछले 2-3 सालों से काफ़ी इनोवेटिव प्रोजेक्ट, आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ जो ग्रीन हाउस, जो पॉली हाउस में आजकल सब्जियां उगाते हैं, फूल उगाते हैं, तो इस तरह की 2 योजनाएं जैसे अभी चल रही है। एक तो पुष्प क्रांति योजना, आपने नाम सुना होगा, तो पुष्प क्रांति योजना जो है वो नाबार्ड के द्वारा ही है, और इसके अलावा जो है नूतन पॉली हाउस, जो मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना है, उसमें भी नाबार्ड की भागीदारी है। और इसके अलावा एक पिछले साल ही हमने एक और योजना इनको सरकार को दी थी, जिसमें जो सौर सिंचाई योजना, जिसमें मतलब जैसे आपकी अगर कहीं छोटा मोटा झरना है तो वहाँ से आप अपने खेत के लिए सौर सिंचाई, सौर पंप, जो सोलर पंप लगा सकते हैं, तो आप उससे इरिगेशन कर सकते हैं। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही हम जो है हर बार इसकी बहुत स्टडीज़ भी हमारी चलती रहती है। हमारे ज़िले में जो जिला विकास प्रबंधक है वो जाके देखते हैं, और हमारे अपने ऑफिसर भी जाके देखते हैं, तो इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ सिंचाई के बहुत सीमित साधन है। हम अगर देखें पहाड़ी क्षेत्र है तो भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि 18% जो खेत सिर्फ जिसमें सिंचाई होती है, अगर आप दूसरे मतलब देखेंगे दूसरे राज्यों में बहुत ज़्यादा है, और पंजाब वगैरह में तो बहुत ऊपर है। और अगर भारत मतलब पूरे भारत का भी अगर लेंगे तो 46% मतलब 46% तक खेत जो है सिंचित है। तो यहाँ जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये जो स्कीम है इसका काफ़ी फ़ायदा लोगों को मिल रहा है। जी डॉक्टर प्रेमी, आपने कहा कि नाबार्ड जो है वो राज्य सरकारों के माध्यम से जो आप तक योजनाएं पहुँचती है उनके लिए आप ऋण देते हैं, उनका वित्त पोषण करते हैं। तो इसका क्या पैमाना रहता है? किस योजना के लिए आप कितने प्रतिशत तक जो है वो ऋण देते हैं? ये एक्चुअली हमारे जो पैरामीटर्स फिक्स हैं। जैसे इसमें एक तो हम लोग जैसे अगर मान लीजिए कोई रोड का प्रोजेक्ट है, तो रोड के प्रोजेक्ट के लिए भी हमने कोई एक पर किलोमीटर हमारी एक कॉस्ट नॉर्म्स है कि इससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते जी। पर एक्चुअली जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को जो एलोकेशन है अलग अलग स्टेट के लिए, अलग अलग स्टेट मतलब उसके स्टेट के लिए हमारे पास 7 पैरामीटर्स है। हर एक स्टेट को एक एलोकेशन हमारे सेंट्रली, क्योंकि फंड हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आ रहा है, बैंकों का जो जितना भी शॉर्टफॉल है वो RBI रिजर्व बैंक जो है इसको हमें देता है। उस फंड को, क्योंकि पूरे इंडिया के लिए वो फंड है, तो उस फंड को हम सभी स्टेट्स में बांटते हैं। उसके लिए हमने कुछ पैरामीटर्स रखे हुए, जैसे 7 क्राइटेरिया है कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, उनका पहला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कितना उन्होंने ड्रॉ लिया है इस पर्टिकुलर फंड में। तो इस तरह से 7 क्राइटेरिया है, जनसंख्या का आधार है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स का आधार है, तो उसके हिसाब से वो दिया जाता है जी। वो तो एक क्राइटेरिया है। तो उसमें हर साल जैसे इसको इस साल का हमारा 700 करोड़ का एलोकेशन हमारे जो प्रधान कार्यालय है उन्होंने किया है, जो स्टेट के लिए राज्य सरकार को देना है। लेकिन वो एक क्राइटेरिया, लेकिन एक दूसरा भी क्राइटेरिया है कि स्टेट कितना ले सकती है, वो भी एक क्राइटेरिया है। उसके लिए एक्चुअली अगर आप देखें तो हर एक स्टेट को जो अगर हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक 293 एक और 293(3) उसके तहत उस सभी जो राज्य सरकार है उनको बोरोइंग लिमिट उसको बोलते हैं कि वो कितना ऋण ले सकते हैं। वो जैसे नाबार्ड हो गया या दूसरी जो बैंक्स है या जो भी सोर्सेज है, लोन कितना ले सकती है स्टेट गवर्नमेंट, वो भारत सरकार उसको तय करती है। उनके भी अपने पैरामीटर्स है। तो जैसे इस सरकार यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के लिए 700 करोड़ की लिमिट है। अगर हम लोग उनको 800 भी देना चाहें तो नहीं दे सकते जब तक वो 700-800 में
बढ़ेगा बढ़ेगा नहीं। नहीं। तो इस तरह से ये सिस्टम बना हुआ है। तो इसलिए हम जो है हर साल, अगर आप पिछले कई सालों से देखें, मतलब जब से ये चला है 95-96 में ये शुरू हुआ था, तो आज तक हमने 8,000 करोड़ से ज़्यादा, 8,600 करोड़ के आसपास हिमाचल प्रदेश में इसी फंड में दिया है पैसा, ये जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। जी हाँ डॉक्टर साहब, अब बात आती है कि मान लो नाबार्ड के द्वारा किसी योजना के लिए ऋण राज्य सरकार को दिया गया, हाँ जी, और वो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर उससे शुरू होता है, राइट। तो उसकी आप निगरानी कैसे करते हैं कि वो योजना कितने समय में पूरी होनी चाहिए, उसका जो कार्य है वो तय सीमा में सही ढंग से चल रहा है, या गुणवत्ता का कोई पैमाना भी आप रखते हैं, और फिर ताकि समय अवधि के अंदर जो जिस उद्देश्य से आपने जिस योजना के लिए ऋण दिया था वो सही तरीके से सिरे चढ़े? ये जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, ये तो बहुत ही मतलब इसको चीफ सेक्रेटरी जो है वो मॉनिटर करते हैं। हर क्वार्टर में इसकी एक मीटिंग होती है, बैठक होती है, जिसमें सारे जो विभाग है, विभाग जो जैसे पीडब्ल्यूडी है, इरिगेशन है, एग्रीकल्चर है, ये सब डिपार्टमेंट उनके मतलब ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वहाँ पे रिव्यू सबसे टॉप लेवल पे होता है। इसके अलावा नाबार्ड अपने लेवल पे भी इसका रिव्यू करता है। हमारे जो डीडीएम है जिला में, वो उसकी निगरानी करते हैं। और अभी तो जो रोड के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स के लिए हमने ये क्राइटेरिया रखा है कि इस साल से जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो 5 साल तक जो भी उसका देख रेख है वो कॉन्ट्रैक्टर करे। तो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड उसको बोलते हैं, वो हमने कंपल्सरी कर दिया है ताकि जो गुणवत्ता है उसकी वो बनी रहे। बाकी जो भी दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी हम टाइम टू टाइम, हमारे यहाँ भी जो डिफरेंट जो अधिकारी हैं वो जाते हैं, उसको देखते हैं, और अगर कुछ कमी हमें महसूस होती है और उसको हम चेक करके सरकार को बताते हैं और उसके हिसाब से उसमें चेंजेस की जाती है। और हम ये भी, ताकि जो वहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं या जो लोकल जो लोग हैं उनको उसकी पूरी जानकारी रहे, तो हमने ये कंपल्सरी किया है कि हर नाबार्ड के प्रोजेक्ट में एक नाबार्ड का एक बोर्ड, जिसकी स्पेसिफिकेशन हमने डिफाइन की हो कि ये उसकी पूरी जो भी जानकारी है उस बोर्ड में आपको गांव में कहीं भी मिल जाएगी कि इस प्रोजेक्ट में कितना खर्चा हुआ है, कितना लंबी सड़क बनी है, या कोई भी जो भी काम हुआ है उसकी डिटेल सारी उसमें रहती है। जी हाँ डॉक्टर बी आर प्रेमी, आपके पास जानकारी बहुत है और नाबार्ड की योजनाएं भी बहुत है, और हमारे जो दर्शक है वो अपने इलाके की ज़रूरत के अनुसार योजनाओं का लाभ भी लेना चाहते हैं। लेकिन चलते चलते आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अन्य कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं, अन्य कौन कौन सी ऐसी निधियाँ हैं जिनके द्वारा जो ग्रामीण अधोसंरचना है उसका विकास किया जा सकता है? इसके क्योंकि टाइम की कमी के रहते बहुत फंड्स तो हमारे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत हैं। RIPF एक फंड है जिसमें जो रूरल एरिया में कोई इनोवेशन होती है तो उसको अगर आपने रेप्लिकेट करना है, दूसरी जगह उस तरह की चीज़ आए, तो उसके लिए एक फ़ंड है। उसके लिए इवन पंचायती राज को भी हम ये पैसा दे सकते हैं, और इसके अलावा जो भी NGO है उनको भी हम इसके लिए पैसा हम दे सकते हैं, ताकि वो एक ट्रायल लगा के एक नया जो प्रोजेक्ट हम करना चाहते हैं उसके लिए, और उसको मल्टीप्लाई, जैसे सोलर फेंसिंग का आप सुना होगा, तो ये हमने उसी RIPF में ही एक प्रोजेक्ट हमने दिया था, तो उसको देख के सरकार ने फिर इसको एक बड़ा प्रोजेक्ट लाया। इस तरह से हमारा एक वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जिसमें हम कोल्ड स्टोरेज हो गया, या आपका जो वेयर हाउस है, नॉर्मल वेयर हाउस है, जैसे HPMC को हमने CA स्टोरेज बनाने के लिए ये। जी डॉक्टर साहब, समय सीमित है, आपने आज के विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, ये था हमारा आज का जनवाणी कार्यक्रम। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इजाज़त दीजिए आप सभी को। नमस्कार।